गायत्री जी कहाँ रह गई? पूजा जी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? नहीं मैम, क्यों? टाइम नहीं मिला मैम। टाइम नहीं मिला पूजा जी, हम कल ही सेंड कर दिए थे। मैम कल नहीं देखे और आज रामगढ़ आना था, हजारीबाग से आ गए हैं इसे। अच्छा, आप सॉल्व किए हैं? हाँ? चलिए मैच कीजिए जल्दी। ठीक है, जो सॉल्व नहीं किए हैं कोई बात नहीं, जो सॉल्व किए हैं वो मैच कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। 1 का 2, जल्दी जल्दी। 1 का 2, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 2, 6 का 1, 7 का 4, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 2, 11 का 4, 12 का 1, 13 का 4, 14 का 3, 15 का 3, 15 का 3, 16 का 3, 17 का 4, 18 का 4, 19 का 2, 20 का 3, 21 का 4, 22 का 1, 23 का 4, 24 का 2, 23 का 1। क्या हुआ? नहीं 24 का 2, 25 का 4, 26 का 4, 27 का 1, 28 का 4, 29 का 4, 30 का 3। 30 तक आप लोग का सीडीपी हो गया। ईवीएस सॉल्व किए ना? तो ईवीएस 30 नहीं, ईवीएस मैथ, ईवीएस नहीं मैथ होगा हम लोग का। स्टार्ट होगा 60। ईवीएस का नंबरिंग कितना से स्टार्ट है? 61 से ना? हाँ, चलिए लगाइए। हिंदी बनाई है? पेडागोजी हिंदी लैंग्वेज की है? खाली सीडीपी आप लोग की हैं? धन्य है आप लोग के लिए हम क्वेश्चन डाउनलोड किए, सेंड किए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन शेयर कौन करेगा? हमसे तो होगा नहीं क्वेश्चन शेयर, मनीष सर करेंगे ना? नहीं, ऐसे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तब ना हमसे। बताइए ना 62, 64, 65। अच्छा, कुछ कुछ की हुई है, कौन कौन से शेयर करना है क्या मैम? हाँ, क्वेश्चन शेयर कीजिए जो सर, जो हम आपको व्हाट्सएप में उस दिन कल भेजे थे। कल जो भेजे वो वाला ना? हाँ, कल जो भेजे वो वाला। कितना? 60, 62, 64, 62 का 4, 63 का 4, 64 का 2 और 65 का 1, 65 का 1 और 66 का, और 66 का 4। एक भी सही नहीं हुआ। क्यों नहीं ईवीएस में सही हुआ? पता नहीं मैं क्यों हुआ। क्योंकि हम आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करते हैं स्क्रीन पे। ये वाला क्वेश्चन था? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था ना, ये हम लोग लास्ट में क्लास कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन है ना? आप बताइए।
शेयर किए हैं सर? ये तो मेरे साथ गलत हुआ था। हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ सकते हैं और तो कुछ कैसे लिख दिए हैं रेगिस्तानी को। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए तो। जी मैम। पूजा आ रहा है क्वेश्चन? यस यही मैम। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना पूजा जी जो सेंड किए थे? जी मैम यही आया है। चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए निशांत जी, आप थे नहीं, कुछ ट्रिक बताए हैं क्योंकि उतना हम लोग के पास टाइम नहीं था, तो कुछ ट्रिक बताए थे, कुछ और भी कुछ फार्मूलाज बताए थे जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप तो प्रेजेंट थे ही नहीं। कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जो जो हम आपको बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बच्चों में भाषा का विकास और अर्जन, आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप में खोलिए। हम रुकिए पूछते हैं। तो भाषा का विकास जो होता है, या फिर भाषा जो बच्चे अर्जन करते हैं अपने परिवेश में रहकर, अपने परिवारजनों के बीच भाषा जो बच्चे अर्जन करते हैं, या फिर भाषा का जो विकास होता है, उसके लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म पूर्व अवधि यानी कि जन्म पहले की अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि, मध्य बाल्यावस्था की अवधि, या किशोरावस्था की अवधि? क्या होगा? ये चैप्टर हम आप लोग को प्रारंभिक बाल्यावस्था मैम। प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि जन्म से पहले बच्चे में भाषा का कोई ज्ञान होगा नहीं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे भाषा का ऑलरेडी ज्ञान हासिल कर चुके होते हैं, किशोरावस्था में तो बहुत अच्छे से भाषा विकास हो चुका होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था ही सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है, जिसमें बच्चे जो है स्कूल जाने से पहले की अवस्था, गैंग बनाने से पहले की अवस्था, ठीक है, ये वो अवस्था है जिसमें बच्चे अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से, अपने आस पड़ोस से भाषा का अर्जन या भाषा का विकास सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहेल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पूजा जी, लॉरेंस कोहेल वर्ग पढ़ाए हैं? क्या जी मैम? कोहेल वर्ग पढ़ाए हैं ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम आप लोगों को कोहेल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाए हैं? आपका ये क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है या गलत है? क्यों नहीं की? नाटक विकास हम आप लोग को कोहेल वर्ग वाला पढ़ाए हैं ना, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहेल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास की इतनी अवस्थाएं दी थी, 3 अवस्थाएं दी थी, और 3 अवस्थाओं के दो दो भाग बांटे थे ना। अच्छा बताइए, इसमें से कौन सा हम लोग का कोहेल वर्ग का नैतिक विकास का अवस्था है? प्रस्तुति अवस्था, कोहेल वर्ग ये वाला अवस्था दिए थे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, या फिर सामाजिक अनुबंध अभिन्यास? इसमें कोई भी कोहेल वर्ग का एक जाना पहचाना नाम नजर आ रहा है? कोई भी एक कोहेल वर्ग का जाना पहचाना नाम नहीं आ रहा है? कौन सा? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। कौन सा? तीसरा का पहला ये था पूजा जी? यस तीसरा मैम। का तीसरा का पहला ये है हम लोगों का लॉरेंस कोहेल वर्ग का सिद्धांत। हाँ निशांत जी, आपको नहीं आएगा क्योंकि आप ये पढ़े जी मैम नहीं ये है। नहीं पढ़ा है मैम। आप ये जिन मेन टॉपिक हम मोटिवेशन पढ़ाए हैं, नैतिक विकास मैम पढ़ाए वीडियो हैं, देख लेंगे मैम, सर से मांग के देख लेंगे। आप ये सब चीज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो लॉरेंस कोहेल वर्ग ने, आपको बताते हैं, हम शॉर्टली बता देते हैं,
लॉरेंस कोहेल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। अगर नैतिकता के क्षेत्र में किसी का नाम आता है तो लॉरेंस कोहेल वर्ग आता। हम लोग कोहेल वर्ग की थ्योरी ही नैतिक विकास के क्षेत्र में पढ़ते हैं। यादव जी ने भी इसका दिया है, लेकिन मोस्टली कोहेल वर्ग की थ्योरी जो है ज्यादा हम लोग का क्या है, फेमस है। ठीक है, तो कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? पहला हम लोग का क्या था? लॉरेंस कोहेल वर्ग का पहला सिद्धांत क्या था? उन्होंने 3 भागों में बांटा था ना। पहला, जल्दी नाम बताइए, जल्दी। अब लगता है डंडा भी रखना पड़ेगा। पूजा जी, पहला नाम क्या था? पूजा जी। यस मैम। लॉरेंस कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए थे। पहला नाम क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लॉरेंस कोहेल वर्ग का है कि ये प्याजे जी का 4 फोल्डर का थ्योरी है? 4 फोल्डर थ्योरी मैम। ये तो 4 फोल्डर थ्योरी है, तो प्याजे जी आ गए हम लोग के। प्री कन्वेंशनल स्टेज था, प्री कन्वेंशनल स्टेज था हम लोग का। हाँ, वो हम लोग का लॉरेंस कोहेल वर्ग का पहला था, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखे थे? पहला था दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, उसका पहला भाग, और उसका दूसरा भाग था साधनात्मक उन्मुखता। ये था ना। इसके बाद हम लोग का परंपरा, पहला था पूर्व परंपरागत, दूसरा को हम लोग क्या नाम दिए थे? परंपरागत अवस्था, और तीसरा क्या था? उत्तर परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत, देखिए ये क्या नाम है, निशांत जी आप समझिएगा जरा। ठीक है, लॉरेंस कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला जो था वो हम लोग का था पूर्व परंपरागत अवस्था। उस पूर्व परंपरागत अवस्था में उन्होंने बच्चे को 4 से लेकर 10 साल के बीच के बच्चों को उसमें रखा। ठीक है, और उसको भी उसने 2 भागों में बांटा। एक था दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, और दूसरा था साधनात्मक उन्मुखता या फिर आदान प्रदान की उन्मुखता। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने रखा वो था परंपरागत अवस्था, उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। वो हम लोग का हो जाएगा 10 से 12 साल की अवस्था। ठीक है, परंपरागत अवस्था, उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक था अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, और दूसरा क्या था? सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, यानी कि समाज के नियमों का कठोरता से पालन करना। और तीसरा जो हम लोग का था उत्तर हम लोग का परंपरागत अवस्था, जिसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। उसी में का एक नाम दिया है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। याद आया? घर में कभी इसको खोल के दीजिए, एग्जाम सिर पे है, पहला आपकी का एग्जाम है। सबसे पहले हमको लगता है 10 को है ना आपका सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। ये लॉरेंस कोहेल वर्ग का तीसरा का ये पहला है। ठीक है, और आखिरी क्या था? सबसे जो कि टॉप लेवल का था, उस लेवल पर जाने में लोगों को बहुत कम लोग भी उस लेवल पर जाते हैं। ठीक है, चलिए उस सबको अभी आप लोग के पास पीडीएफ गया है, वीडियो है, उसको फिर से देखना होगा तो देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? 2। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को भी गलती होगा। निशांत जी आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको गलत नहीं होगा। बताइएगा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधता का, या जेंडर समरूपता का? क्या होगा मैम? पक्षपात। यहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर पक्षपात हो रहा है। लड़के लड़कों को पक्ष के पक्ष में है और लड़कियां लड़कियों के पक्ष में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर पक्षपात। ऐसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो जेंडर पक्षपात से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कहीं ऐसा बोल रहा है कि यह काम तो लड़कियों का है, लड़के ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, घर का काम लड़कियों का है, लड़के ऐसा नहीं करते हैं, या फिर लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, यह काम तो लड़कियों का है, लड़कियां रोने का काम करती हैं। तो अगर इस प्रकार का बात भी बोल रहा है तो ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा लोगों का। यानी कि लोगों की मेंटलिटी इस बात में बंधी हुई है कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़कियां ही खाना बनाती हैं। सोशल साइंस जैसे का जो ये हम लोग के
सब्जेक्ट्स हैं वो लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती हैं, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, ये लड़कों का काम है। तो ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो जेंडर रूढ़िवादी धारणा को हम लोग वहां पे टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। मतलब हमको बच्चों को बताना है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका, मतलब ये जो भावना बच्चों के मन में होती है ना, उस भावना को हमको उनके मन से क्या करना है, कम हटाना है। तो इसके लिए हम कौन सी पद्धति अपनाएंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी। पहला चर्चा ऑप्शन करना बोला, मैम, हाँ चर्चा करना मैम, परिचर्चा करना। परिचर्चा करना, वेरी गुड। यहाँ पे परिचर्चा करना, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपका ऑलरेडी गलत है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, पृथक का मतलब होता है अलग करना, अलग मैम। जेंडर पृथक, जहां पृथक की बात आए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है, ध्यान से समझिएगा, कुछ ट्रिक है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में आए और वहां पे वर्गीकरण करने की बात आए, पृथक करने की बात आए, सेपरेशन की बात आए, ठीक है, समूह बनाने की बात आए, तो वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन को हम लोग पहले ही कट कर देंगे, वो हम लोग का ऑप्शन में से अलग हो गया। चौथा भी देखिए वैसे ही बोल रहा है, जेंडर पृथक बैठकों की अवस्था करना, यहाँ पे भी पृथक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, सेपरेशन हम लोग नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग कट कर दिए। तो चार ऑप्शन में से तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब रह गया दो ऑप्शन। पहले इसके बाद बोल रहा है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे। इसमें बोल रहा है, इसमें भी देखिए नेगेटिव क्या चीज आ रहा है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे। जेंडर में भी जो विशिष्ट पर्सन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जेंडर रूढ़िवादिता को ही दिखा रहा है, यानी कि जो उच्च कास्ट के पर्सन है उनकी महत्ता को हम विशेष महत्व देंगे, यहाँ पे बोल रहा है। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जब भी परिचर्चा की बात हो, वो अगर ऑप्शंस में परिचर्चा की बात करी जा रही है तो परिचर्चा करवाना बच्चों के लिए सबसे उत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही माना जाएगा। ठीक है, तो जेंडर पक्षपात के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे, बच्चों से वहां पे चर्चा करेंगे, ताकि बच्चों में जेंडर भूमिका की जो भी भावना है, जो भी अनुरूपता है, वो कम हो जाए धीरे धीरे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है, बताइए। जॉन, सामाजिक और सांस्कृतिक का जिक्र हो रहा है, आपके दिमाग में आ गया वाइगोस्की, वेरी गुड। ठीक है, बच्चों को ज्ञान के लेकिन सक्रिय ऑप्शन नहीं है मैम। है तो ले वाइगोस्की, है जी मैम, जी मैम, है तो ले वाइगोस्की, कहाँ जी है? मैम, जी मैम, जी मैम है। हाँ, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या किया, आप देखें कि सामाजिक और सांस्कृतिक का जिक्र आ रहा है, आप यहाँ वहां कहीं नहीं गए, आपने क्या बिना ऑप्शन देखे आप बोल दिए ले वाइगोस्की है, जो कि हम लोग का एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अगर यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक का जिक्र नहीं होता और केवल पूछता कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा जाता है, तब हम लोग किसको ऑप्शन में डालते, बताइए तो? प्याजे जी को डालते ना तब। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक को हटा दीजिए, हटा दीजिए, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में अगर देखने की बात की जाती केवल, तो जिन प्याजे का नाम हम लोग लेते। लेकिन यहाँ पे समाज और संस्कृति का जिक्र कर दिया गया है, जो कि प्याजे जी उस क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए कौन है हम लोग के, वाइगोस्की जी। सही है तो सही कीजिए, अकाउंट करके बताइएगा कि कितना नंबर आया आप लोग टेस्ट जो दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिग्सा एक तरह का गेम होता है, पजलिंग गेम होता है। तो जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? ठीक है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्तालाप को वाइगोस्की जी किस तरह संबोधित करते हैं, बताइए। पूजा जी है प्रेजेंट? पूजा जी, हमको कोई दिख नहीं रहा है, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा रिप्लाई दीजिए आप लोग। गायत्री जी प्रेजेंट हुई, जुड़ी? यस मैम। चलिए बताइए,
वाइगोस्की जी बोलते हैं ना कि जब बच्चे अपने आप से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आप वाइगोस्की जी पढ़े थे निशांत जी? जी मैम। चलिए बताइए क्या होगा? आत्म आत्म केंद्रित वार्ता, इगोसेंट्रिज्म स्पीच। जी मैम, 4th नंबर। 4th नंबर। चलिए गायत्री जी, पूजा जी, आप लोग भी पढ़ी हैं? यस मैम। आत्म केंद्रित वार्ता, सबके सब भेड़ बन गए यहाँ पे। आप लोग आंसर दीजिए। मैम हाँ? पहला नंबर। आप लोग को हम क्या बताए थे? प्याजे जी क्या बोलते हैं कि बच्चों का संज्ञान जो होता है, जब बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि बच्चों का संज्ञान उतना ही तक सीमित होता है। ठीक है, बच्चे अपने अनुसार हर चीज को देखते हैं, अपने अनुसार हर चीज को करना चाहते हैं। बस प्याजे जी के अनुसार वो आत्म केंद्रित वार्ता है। प्याजे जी के अनुसार वो इकोसेंट्रिज्म है, आत्म केंद्रित है, वो अपने अनुसार हर चीज को देखते हैं। लेकिन वाइगोस्की जी उसी चीज को क्या बोल रहे थे कि जब बच्चे जो हैं अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो वो स्व नियमन का काम कर रहे हैं, अपने आप को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत वार्ता कर रहे हैं। प्याजे जी के अनुसार वो क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है। जी मैम। जी मैम, याद आ गया। प्याजे जी के अनुसार वो आत्म केंद्रिता है। प्याजे जी अगर पूछ रहा है तो आत्म केंद्रित वार्ता है, लेकिन वाइगोस्की जी पूछ रहा है तो वो व्यक्तिगत वार्ता है, या फिर वो स्व नियमन है। अगर व्यक्तिगत वार्ता न देकर स्व नियमन दे दे तो स्व नियमन है। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत वार्ता ना वाइगोस्की जी के अनुसार होगा। ये सब जी चीज मैम। आप लोग को समझना होगा, एक बार फिर से रिवीजन करना होगा। चलिए अब ये बताइए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? बता दीजिए। पार या ढांचा या पाइप? वाइगोस्की जी क्या कहते हैं कि हम बच्चे को संकेत दे रहे हैं, या फिर आवश्यकता पड़ने पर उसका हम थोड़ा सहयोग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? ये हम लोग का। मैम स्टेप फोल्डिंग इंग्लिश से बताया था मैम। हाँ, तो देखिए ना, बगल में इंग्लिश में दिया हुआ है ना, स्टेप जी फोल्डिंग। मैम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इंग्लिश में देख लीजिए। पार्ट या ढांचा या पाइड या फिर स्टेप फोल्डिंग, इसको सहायता भी कहीं कभी मैम कभी लिख। 4th नंबर मैम। 4th नंबर। कोई डाउट है पूजा जी, गायत्री जी? नो मैम। नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 गलत है। प्याजे जी वाला तो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 फोल्डर थ्योरी वाला। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, था ना? फिर हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, था ना? तो उसमें से हम लोग का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था, उसका कौन सा विशेषता को बता रहा है? पहला है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, जिसको हाइपोथेटिकल डिडक्शंस कहते हैं, रीजनिंग। कौन से स्टेज में आता था? हम्म। हाँ हाँ हाँ, बच्चे कल्पना करके किसी चीज के विषय में अपने कॉन्सेप्ट बनाने लगते थे। वो सबसे लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आता था, जब बच्चे किशोरावस्था में आते थे। जब तक वो किसी ठोस चीज को, वो तो इन स्टेज हो गया। इस तीनों में सिमिलरिटी यही है। और हम लोग का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा स्टेज है जो तीनों से डिफरेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे परिकल्पना के आधार पर अपने संज्ञान का निर्माण करने लगते हैं। तो ये स्टेज तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा बोल रहा स्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व। ठीक है, अस्थगित अनुकरण यानी कि क्या करते हैं बच्चा? अनुकरण तो करते हैं, फर्स्ट स्टेज में अनुकरण करते हैं। कौन सा? सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अनुकरण बहुत ज्यादा करते हैं, अनुकरण के माध्यम से कोई चीज सीखते हैं। तो हम लोग को ये पता चल गया। या फिर पदार्थ स्थायित्व का गुण, पदार्थ स्थायित्व का गुण याद आ रहा है? कौन सा था? वस्तु स्थायित्व या पदार्थ स्थायित्व दोनों एक ही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस याद आ रहा है? मतलब कोई सामने उसके, कोई वस्तु उसके समक्ष नहीं है, फिर भी उसके माइंड में वो चीज है, जब उसके सामने आएगी तो उसको वो मेमोरी में याद आ जाएगा।
तो वस्तु स्थायित्व का गुण या फिर अनुकरण का गुण बच्चों में सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, आता है, ये भी ऑप्शन कट गया। प्रतीकात्मक खेल या विचारों का अनुक्रमिकता, ये हम लोग का कौन सा स्टेज में आ रहा है, ये भी हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत ही आ रहा है। रह क्या गया, संरक्षण और कक्षा समावेशन। तो संरक्षण और हम लोग का कक्षा समावेशन जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में संरक्षण का जो है गुण जो है अब धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, लेकिन शुरुआत इसी स्टेज में हो जाता है। कक्षा समावेशन का भी शुरुआत इसी स्टेज में हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें आंसर कौन सा है मैम? इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। क्योंकि मूर्त संरक्षण का गुण, वर्गीकरण का गुण, ठीक है, ये सारे के सारे गुण, अनुकरण का गुण, ये सारे गुण बच्चों में जो है ना हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत कौन से स्टेज में हो जाती है, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में, पूर्व हम लोग का प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसकी शुरुआत हो जाती है। समझ में आया? जी मैम। अगला बोल रहा है, बच्चों ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसमें एक ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बच्चों कौन सा होगा? स्कीमा मैम। स्कीमा, अवलोकन अधिगम होगा नहीं, अनुबंध होगा नहीं, प्रबलन रेनफोर्समेंट होगा नहीं। ठीक है, क्या है, हम लोग पियाजे जी के बारे में यही ना स्कीम्स स्कीमा यही ना पढ़े हैं, स्कीमा। ठीक है, अगला है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन यानी कि हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, आकलन का मतलब बताए थे ना, हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती है, हम बच्चे की क्या जांच कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं उसका कि हम जो पढ़ाए हैं वो समझ रहा है या नहीं, कि ज्ञान उसका ज्ञान बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखिए जहां भी श्रेणी की बात आए, वर्गीकरण की बात आए, वो ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, मतलब जिस विद्यार्थी को जितना अंक आया है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, अंकों के आधार पर बच्चों को नामांकित करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को लेबलिंग कर देंगे कि 60% वाले इस लेवल में आ जाओ, 50% वाले इस लेवल। 2 नंबर, अच्छा देखिए रिपोर्ट कार्ड, अंतर बता रहा है मैम। हाँ, रिपोर्ट कार्ड और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, यह भी नहीं करना है, बच्चों को कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना है। ऐसे चीजें बच्चे के साथ करनी है जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, मतलब हम बच्चे को जो टॉपिक बताएं पढ़ाएं, अगर हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो उस संबंध में बच्चों की क्या समझ बनी ये जाने, और बच्चों में क्या गलतियां हो रही हैं, क्या भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को हम समझेंगे और फिर उसकी गलतियों को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगला नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि हम आप लोग को पढ़ाए नहीं है, सही था, तुक्का मार दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ऐसा नहीं कि गलत कर दी तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, जो आ रहा है वो कीजिए, छोड़िए नहीं। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धि के बारे में क्या सही है? तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्यों? हम लोग जन्म के समय जन्म लिए उसी समय हमारी बुद्धि निर्धारित हो गई थी कि हमारा बुद्धि कितना होगा? नहीं, समय के अनुसार हमारी बुद्धि लब्धि बढ़ती जाती है। ठीक है, बुद्धि को मानकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है। मानकृत का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा हम एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन लेंगे, बच्चों को कुछ ऐसे प्रश्न देंगे जिससे हम उसकी बुद्धि लब्धि का सटीक मापन और निर्धारण करेंगे। तो किसी एक स्टैंडर्ड परीक्षा के द्वारा हम किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि को कभी भी माप नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि लब्धि हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती है, किसी क्षेत्र में अलग है तो किसी क्षेत्र में कम है। क्या होगा? 4 नंबर मैम। 4। बुद्धि एक एकात्मक कारक या एककीय विशेषक है? नहीं, बुद्धि एकात्मक नहीं,
हर इंसान की बुद्धि जो होती है ना बहुआयामी होती है। हमारा मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बुद्धि है, हमारा ड्राइंग के क्षेत्र में भी बुद्धि है, हम खेल भी बहुत अच्छा करते हैं, हमारा थोड़ा बहुत म्यूजिक का भी नॉलेज है, तो हमारी बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, उसके बहुत सारे आयाम है और हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा जो है योगदान रहता ही है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हाँ, बुद्धि जटिल है, हर एक विकास का हर एक पक्ष देखिएगा ना, बालकों का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक विकास एक जटिल प्रक्रिया है, तो बुद्धि योग्यता भी क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। और ये क्या होती है, बहुआयामी होती है। जिस तरह से विकास के कई आयाम होते हैं ना, शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, भाषाई हो गया, उसी तरह से बुद्धि के भी बहुत सारे आयाम होते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो हम बुद्धि का आप लोग को PDF भेज देंगे, आप लोग चाहो तो एक बार में पढ़ लो। बोलोगे ना, आप लोग बोलिएगा तो हम भेज देंगे, बोलिएगा तो भेज देंगे। चाहिए आप लोग को? यस। रूही हमेशा समस्या का एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मतलब कोई एक समस्या है, उसका एक से ज्यादा किस तरीके से समाधान, किस किस विधि से, केवल एक ही विधि से नहीं, हमको 2 या 3 विधि से वो समस्या का समाधान करने के विषय में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होता है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है बताइए तो? ये चीज आप लोग को बताए थे कि जब बालक जो है किसी एक ही समस्या को अलग अलग विधि से उसका समाधान निकालने का प्रयत्न करता है, किसी एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकालने का, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, किस प्रकार के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? सृजनात्मक मैम बच्चे। 1 या 4 दोनों में कोई होगा मैम? नहीं, सृजनात्मक, ठीक है, क्रिएटिव थिंकर्स वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे एक ही समस्या का एक से ज्यादा समाधान निकालने के विषय में सोचते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं, एक ही चीज को कई सारी विधियों से उसको बना सकते हैं, ऐसे बच्चे जो है सृजनात्मक बच्चे होते हैं। तो अभी समझ में कैसे आ रहा है? हम समझा रहे तो समझ में आ रहा है? आप बता देते हैं, जल्दी नहीं होता है। तो हम चलेंगे एग्जाम में साथ में, चलिएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? हाँ, ये जो एक 1 बोले और हम 4 बोले, ये ईगो सेंट्रिज्म क्या था मैम? ईगो सेंट्रिज्म, प्याजे जी के अनुसार बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं ना, आत्म केंद्रित होते हैं ना। बच्चे को जी अगर मैम, जी मैम, बोलिएगा, बच्चे अपने आप को क्या बोलते हैं मैम? मतलब अपने अनुसार सोचते हैं, बड़ों के जी विचारों मैम। को वो ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं, बड़ों के विचारों को वो समझना ही चाहते हैं, वो अपने अनुसार। अगर बड़े बोलेंगे कि बेटा ये आप जो बोल रहे हो कि चांद हमारे हम लोगों के साथ साथ चल रहा है, तो वो बोलेंगे कि नहीं बेटा, चांद हमारे साथ नहीं चल रहा है, ठीक है, जो है चांद हमारा पीछा नहीं कर रहा है, चांद जो है हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इतना ज्यादा उसको थ्योरी बताएंगे तो क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं, वो अपने विचारों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, वो अपने अनुसार ही सोचेगा और अपने अनुसार ही उस समय कार्य करेगा। तो वो हम लोग का आत्म केंद्रित विचार है, जो कि प्याजे जी में आ जाएगा, ठीक है। जी मैम। रिजिड थिंकिंग, अनम्य विचारक, यानी कि किसी चीज को एकदम रिजिड करना कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है, ये भी नहीं हो गया। अभिसारी विचारक का मतलब क्या होता है पता है आपको? अभिसारी और एक अपसारी, ये 2 चीज होता है, इसको याद रखिएगा, और नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। अपसारी चिंतन, ठीक है, पहला होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है हम लोगों का खुले अंत वाला प्रश्न, ठीक है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है खुले अंत वाला प्रश्न, यानी कि हम लोग अगर किसी बच्चे से पूछे कि बेटा ताजमहल के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ तो जरा, तो बच्चा ताजमहल के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है, नॉन स्टॉप बता सकता है, वो इससे बना है, वो यहाँ पे है, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, अकबर के शासन में उसके किसी पूर्वज ने बनाया था, तो वो बहुत कुछ बता सकता है। वो हम लोग का क्या होता है? अपसारी चिंतन, खुले अंत वाला प्रश्न, जिसका मतलब होता है कि जिसका कहीं अंत ना हो। समझ में आया? अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि जिसका कहीं अंत ना हो, ऐसे प्रश्न। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया अभिसारी विचारक या फिर अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न। क्या होता है?
बंद अंत वाले प्रश्न, जैसे कि हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप हमको आंसर में क्या दोगे कि मेरा नाम निशांत है। इसके अलावा आप कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते है ना। ये जितना हम प्रश्न पूछे आपने उतना आंसर दिया, बस यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। इसके बाद आप हमको कुछ नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपने ना बता दिया कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, बस यहीं पे ये खत्म हो गया। तो ऐसे प्रश्न मतलब जो कि एक सटीक शब्द में या वाक्य में जो है फिनिश्ड हो जाए, उसके बाद वो आगे की तरफ मूव नहीं कर सकता है, वो हम लोग का बंद अंत वाला प्रश्न होता है। जो जितना पूछा गया उतना का आंसर दिया गया, बस उससे ज्यादा हम उसके विषय में और कुछ नहीं बता सकते हैं। वो हो गया हम लोग का अभिसारी यानी कि बंद अंत वाला प्रश्न। और अपसारी यानी कि खुले अंत वाला प्रश्न, अगर वही हम पूछे कि आप अपने स्कूल के बारे में कुछ कुछ बताइए, ठीक है, या फिर हम आपसे पूछे कि आप अपने नाम के बारे में कुछ बताइए कि आपका नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम कैसे रखा गया, तो आप जो है उसमें धड़ल्ले से बहुत कुछ बता देंगे, बहुत कुछ बता देंगे। आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। कोड क्या था? 41 4 अब आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिखता होगा, नहीं आ रहा है मैम। दिख रहा दिख है रहा मैम। दिख रहा है? यस मैम। अभी नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस मैम। चलिए, तो अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न और अपसारी का मतलब होता है खुले अंत वाले प्रश्न। और ये चीज नोट कर लीजिएगा कि सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वह अपसारी चिंतन वाले होते हैं। ठीक है, सृजनात्मक जो बच्चे होंगे जो एक ही चीजों को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो एक ही शब्द का कई सारे अर्थ निकाल कर उसका आपको लॉजिकल उसका अर्थ बता सकते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं किस चिंतन वाले होते हैं? अपसारी चिंतन वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बताइए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, वंचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है जिसमें वंचित समूह के बच्चे जो हैं वो बहुत कम भागीदारी ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि तुम भी इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करो? तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को बोल देंगे कि तुम जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना तो स्कूल छोड़ दो, मत आओ स्कूल। ठीक है, कभी बच्चों को डांटना नहीं है, डपकारना नहीं है। दूसरा बोल रहा है इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, कोड मतलब नंबर मैम। जैसे भी है बच्चों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बच्चे नहीं भी आ रहे तो भी स्वीकार कर लेना चाहिए। 4 नंबर, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब की जो शिक्षण पद्धति है वह बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। बच्चे में अगर कोई कमी है, बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, अच्छे अंक नहीं पाया, तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें टीचर की गलती है। उसकी शिक्षण पद्धति में उसको बदलाव लाना है, उसको बताने समझाने के तरीके में बदलाव लाना है। ठीक है, तो उसमें हमें अपनी कमियों को अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करनी है और कोशिश हो सके कि बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके को हम लोग को क्या करना है? ढूंढना है। 4 नंबर समझ में आया? जहां भी नेगेटिव वाले आ रहे हैं उसको कट कट करते जाइए, पॉजिटिव वाले ही आंसर सही होंगे। और एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है, वो क्या है? क्वेश्चन पॉजिटिव में दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, मतलब जो सबसे लेंदी है, जैसे कि देखिए 1, 2 और 3 जो है शॉर्ट शॉर्ट में है और चौथा जो ऑप्शन है वो सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा है। सबसे जो लेंदी वाला ऑप्शन होता है ना वो राइट होता है। ये भी एक ट्रिक है, सबसे लेंदी। अब ऐसा नहीं कि आंख मूंद के लेंदी वाले को कर दें, पढ़ना भी चाहिए। हाँ, ऐसा कब अपनाएंगे? जब हमारे पास टाइम नहीं है और हमको फटाफट केवल टिक मार के हटना है, तो वहां पे ये सब ट्रिक अपना लेंगे। ठीक है जीजा जी? हाँ, ये ट्रिक है, जो सबसे लेंदी वाला है वही राइट होता है।
हमेशा लेकिन ज्यादातर मोस्टली होता है। तो ये सब तो में नहीं अपनाना है, जब हमारे पास टाइम है तब नहीं अपनाना है, जब टाइम नहीं है तब हम ये सारे ट्रिक अपनाएंगे। 40 नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ठीक है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करनी चाहिए। इस तरह से बात करेंगे नहीं। तैयार नहीं करना है, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हो गया, इसको भी नहीं करना है। कभी कभी, क्यों कभी कभी कार्य करेंगे? सक्रिय रूप से क्या करना है, एक्टिवली हम लोगों को क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है। समझ में आया? शुड एक्टिवली प्रिपेयर वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। हमको लगता है हम आप लोग को बहुत इजी पेपर दे दिए क्या? हाँ, अच्छा बताइए, पठन वैफल्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पठन वैफल्य को यहाँ पे नाम दे दिया गया इंग्लिश में डिसलेक्सिया। आप ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक पढ़े नहीं रहते निशांत जी? उस दिन थोड़ा सा पढ़े थे मैम, ये थोड़ा सा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है बताइए तो? जिन बच्चों में पठन वैफल्य होता है उसका सबसे पहला लक्षण हमें क्या दिखता है? न्यून अवधान विकार, ठीक है। यानी कि बच्चे किसी चीज पर बहुत कम अवधान लगा पाते हैं, ध्यान बहुत कम दे पाते हैं। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाही था। अच्छा, बच्चा पठन वैफल्य है और बच्चे का अपसारी चिंतन वाला है, ठीक है, किसी चीज को अलग अलग तरीके से सोच रहा है। पढ़ने में धारा प्रवाहित है, एकदम सरे तरीके से बिना कहीं रुके एकदम धड़ल्ले से पढ़े जा रहा है बच्चा। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। थर्ड बोल रहा है कि अब बच्चे को पढ़ने में क्या हो रही है, अक्षमता हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो धारा मतलब एकदम फ्लुएंसी के साथ बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। बताइए, पठन वैफल्य। हाँ, 3 नंबर मैम इसमें जी मैम वो वही मैम 3 नंबर जिसमें धारा मतलब कंटिन्यू पढ़ नहीं पाता था मैम बच्चा। हाँ, बच्चा जो है फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता है। इसमें पठन वैफल्य का मतलब होता है बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन चीजों को पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, लेटर्स को समझने में उसको दिक्कत होती है, बी को डी, एम को डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे वो कंफ्यूज रहता है। इस वजह से बच्चा जो है धारा के साथ एकदम फ्लुएंसी के साथ बच्चा नहीं पढ़ पाता है। पठन वैफल्य का सबसे पहला लक्षण जो है, प्राथमिक लक्षण हम लोग को यही दिखता है, ठीक है। बच्चों का सबसे पहला लक्षण यही दिखता है। अगला बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या है, अधिगम क्षमता है, यानी कि बच्चे में किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक वैफल्यता नहीं है। वह बच्चा क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा अक्षम है, उसे कुछ अक्षर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, धारा के साथ पढ़ नहीं पाता है, हकलाता है, 4 नंबर कतलाता मैम। है। 4 नंबर, इसमें ऑप्शन मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। समावेशी शिक्षा में व्यवहारवादी सिद्धांत अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 16 का क्या है, 4। 16 का 4 नहीं है, यहाँ पे आपका ट्रिक काम नहीं आया। 16 का 3 है। समावेशी शिक्षा में तो यही था ना मैम, समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखन किया गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारवादी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। यानी कि समावेशी शिक्षा में ऐसे वंचित बच्चे जो कि हम लोग के अधिगम रूप से वंचित है, या फिर हम लोग का मतलब आर्थिक रूप से वंचित है, ठीक है, या फिर सामाजिक रूप से वंचित है, ऐसे बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में सामान्य शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, उनका अधिकार है। एनसीएफ 2009 हम लोग का क्या, 2009 हम लोग का क्या कहता है कि ये उन बच्चों का राइट है, ये उन बच्चों का अधिकार है, इसीलिए इसको अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कहा गया है।
ठीक और है। मैम 4 नंबर को अगर इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा मैम? 4 नंबर बोल रहा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा। मुख्यतः का मतलब केवल ऐसे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त जी बच्चों, मैम, जो अपंग बच्चों वाला, जी मैम याद आई, ठीक है, ठीक है मैम। केवल उनको व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, कि जितने भी असक्त बच्चे हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ देना चाहिए, यानी कि समाज के अन्य सामान्य बच्चों के साथ जोड़ देना, ये सही नहीं है। उनका अधिकार है, मानवता का अधिकार है कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में सामान्य शिक्षा ग्रहण करने का उनका राइट है, अधिकार है। ये हम लोग का एनसीएफ 2009 कहता है। आप लोग को हम एनसीएफ 2009 नहीं भेजे है ना? अच्छा, हम भेज दें, एक बार खाली पढ़ लेना है आपको, और कुछ नहीं। 17 नंबर सही है या गलत है? कितना टोटल सही हुआ हमको बता ही नहीं, टोटल कितना सही हुआ? हाँ, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है। याद करने का जिक्र हुआ, यानी कि रोटेन पद्धति हो गया, रटने की पद्धति हो गया। ठीक है, सीटेट कभी भी रटन पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं देता है, इसको काट दीजिए। ठीक है, हाँ, प्रबलन पर केंद्रित। ठीक है, रेनफोर्समेंट, प्रबलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, यानी कि बच्चे को हम बात बात पे क्या देंगे, उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार देते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेशन बताए थे, उसमें एक चीज बताए थे कि बच्चों को हमको रेनफोर्समेंट देना है। ठीक है, बाह्य रूप से बच्चों को अभी प्रेरणा देनी है, लेकिन बात बात पे तुम ये कर लो तो तुमको साइकिल देंगे, तुम वो कर लो तो तुमको एक लैपटॉप दे देंगे, वो कर लो तो तुमको हम रसमलाई खिलाएंगे। तो बार बार रेनफोर्समेंट देना भी बच्चों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। बच्चे क्या बोलेंगे कि क्या नहीं चाहिए हमको गिफ्ट, हम नहीं पढ़ेंगे, जाओ, है ना? या फिर बार बार उनको पनिष्ड करना, मारना या डांटना भी बच्चों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। वो ठीक हो जाते हैं, वो फिर डांट से या मार से नहीं डरते हैं। तो प्रबलन पर केंद्रित होना चाहिए हम लोग का संरचनावादी ढांचा। 2 नंबर कैसे होगा? प्रबलन पर केंद्रित कैसे होगा? केवल हम उसको पुरस्कार देंगे और पुरस्कार देकर बच्चे को हम संरचनावादी बना देंगे। संरचनावादी का मतलब ही हम लोग का क्रिएटिव हो गया, कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, मतलब हम उसको क्या बना रहे हैं? क्रिएशन वाला बना रहे हैं। वो नए नए चीजों को क्रिएट करे अपने माइंड में खुद से। जो बच्चा एक्टिव रहेगा, जो बच्चा खुद से मोटिवेट होगा, वही ना अपने माइंड में अच्छी अच्छी चीजें इनोवेट करेगा, नई नई चीजों को बनाएगा। हम उसको रेनफोर्समेंट देंगे कि तुम इसको बना के दिखाओ अच्छे से, तो साइकिल देंगे, तो वो कैसे करेगा? वो उतने अच्छे से फिर मन से कार्य नहीं करेगा। अनुबंधन द्वारा अर्जित, ये भी हम लोग का नहीं होगा। अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित, यानी कि फोकस ऑफ मीनिंगफुल मेकिंग। अवबोध का मतलब होता है, अवबोधन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका एक समझ जो है हमारे माइंड में बनना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। ये होता है अवबोधन का मतलब। ठीक है, मीनिंगफुल, किसी भी चीज को हम जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका अर्थ जो है, उसका समझ जो है हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए, उस प्रक्रिया पर केंद्रित होना। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, केवल ध्यान में ये है कि पढ़ लेंगे ना तो पापा हमको बोले हैं कि लैपटॉप देंगे। इसीलिए जैसे कि आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे थे भाई, वो जो था स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देता है, वो उसी का एग्जाम्पल है कि बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने किसी चीज को केवल क्या करना, रट जाना। तो यहाँ पे वो नहीं है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होनी चाहिए? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि समझ की प्रक्रिया पर। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसमें क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। ओके, समझ में आया? हाँ, हर एक मूवी में कुछ ना कुछ, मूवी क्या होता है? हमारे समाज का ही दर्पण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजतानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत सारे हम लोग के घटनाएं हैं, बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजतानुभूत हम लोग के जो सिद्धांत है, उसके संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग, क्योंकि बच्चे जो है इंडिविजुअली अलग अलग है, डिफरेंट है, उनकी बुद्धि लब्धि अलग है,
उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, उनका सामाजिक स्तर अलग है। तो हर हिसाब से बच्चे जो है अलग अलग सोचते हैं किसी भी चीज के प्रति। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, बच्चों के उन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। मतलब हमें बच्चे जो भी अपनी राय दे रहे हैं या अपने विचार दे रहे हैं, हमको उनको अनदेखा कर देनी चाहिए, चाहे वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम आप लोग को क्या बोले थे, बच्चों के विचारों को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, उनको स्वीकार करना है। ठीक है, हाँ, अगर उनमें त्रुटियां हैं, उनमें गलतियां हैं, तो उसको सुधारने का तरीका है, लेकिन कभी भी हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो, उसको अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, बच्चों को दंडित करना है, दंडित भी नहीं करना है, अनदेखा भी नहीं करना है, दंडित भी नहीं करना है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना है। हम बार बार उसको रटवाएंगे, तुम ये जो पढ़ा है ना, उसके दादाजी आई हैं घर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की दादी आई हुई है स्कूल में उसको लेने के लिए, तो एक बच्चा जो बोल रहा है कि उसके दादी को बोल रहा है उसकी दादी जी आया है लेने के लिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो लिंग में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो उसके दादी जी आए हैं स्कूल में लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार रटवाएंगे? नहीं, हम उसको रटवाएंगे नहीं, हम उसको बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, हम उसको ये भी नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम गलत बोल रहा है, उसकी चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, उसको सुधारने के थ्रू हम उसको बताएंगे कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं लेने के लिए, हमने कहा बच्चों को कि तुम गलत हो। नहीं, हमने उसी की बात को रिपीट करके उसको सही शब्दों में, बच्चे को खुद ही माइंड में स्टॉप करेगा कि नहीं, हम जो बोले थे वो गलत, सर ऐसे बोले, ये सही है। अच्छा उसके दादाजी आए हैं उसको लेने के लिए, समझ में आया? इसी चीज को हम 2-3 तरीकों से बताएंगे तो बच्चे के माइंड में वो समझ में आ जाएगा कि हमने जो कहा वो गलत था, ये सही है। ठीक है, अगला बोल रहा है, तो याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। अभी हम आप लोग को जो एग्जाम्पल दिए, हम बच्चे को इस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कुछ प्रमाण के थ्रू भी हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम बच्चे के इस सिद्धांतों को क्या करेंगे, चुनौती देंगे कि तुमने जो कहा वह गलत है और हम जो बता रहे हैं वो चीज सही है, बिना उसको दंडित किए, बिना उसको डांटे, बिना उसके बातों को अनदेखा किए। हमने उसके बातों को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी हम किस विधि से, उदाहरण की विधि से, किस तरीके से बच्चे को सही चीजों को बता दिए, किस तरीके का हम लोग इस्तेमाल करके बच्चों को नई चीजें, जो सही तरीका है वो सिखाएंगे। ठीक है, 19 नंबर बोल रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित, दोनों ही एक हो गया। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, एक और ट्रिक बताए थे, केवल शब्द का प्रयोग हो जाए उसको, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है, निशांत जी सुनिएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है और ऑप्शंस अगर केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए, केवल लड़कों को ही यह काम करनी चाहिए, केवल माता पिता ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर केवल शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे। वो ऑप्शन ऐसे ही हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों को हमको प्रमुखता देनी है, ये पॉजिटिव में है। यंत्रवत याद करवाना यानी कि रूटीन पद्धति, रटवा कर, यंत्रवत का मतलब आप लोग याद रख लीजिए, रट कर, रटवाना। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करने का भी जहां भी जिक्र आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे। तो यहाँ पे देख रही है सारा का सारा ऑप्शन, तीनों का तीनों ऑप्शन क्या था, नेगेटिव में ही था, केवल आ गया, कट हो गया। याद करवाना, ये भी, रटवाना याद करवाना ये भी गलत हो गया, वर्गीकृत करना, नामांकित करना ये भी गलत हो गया। रह गया क्या, एक, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। आप लोग को हम संवेग नहीं ना पढ़ाए हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश होते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश होते हैं। हम आप लोग को संज्ञान तो पढ़ाए लेकिन हम आप लोग को संवेग नहीं पढ़ाए हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए तो, क्या की है इसका आंसर? यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः अलग नहीं होते हैं। स्वतंत्र मतलब भी अलग ही होना हुआ,
ये भी नहीं होते हैं। संबंधित नहीं होते हैं, ये भी वही चीज बोल रहा है, घुमा फिरा कर, कान कभी ऐसे पकड़ रहा है कभी ऐसे पकड़ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, चलिए हम आप लोग को इस चीज को समझाते हैं। पहले हम आप लोग को संवेग पढ़ाए नहीं है, आप लोग प्रेजेंट है ना जी वहां मैम। पे? और कौन कौन है? निशांत जी, पूजा जी है, यस मैम। गायत्री जी हैं? अटेंडेंस बनाइए आप लोग। नहीं है मैम, गायत्री मैम। गायत्री जी नहीं है। देखिए, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते हैं, ठीक है? आप लोग को हम संज्ञान पढ़ाएं। संज्ञान का मतलब होता है समझ, संवेग यानी कि हमारा इमोशन। तो हमारा जो संवेग है और हमारा जो संज्ञान है, वह दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, वह दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है? सपोज दैट, मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं कहीं और हमने एक भयंकर एक्सीडेंट देखा, ठीक है? हमने क्या देखा? एक भयंकर एक्सीडेंट देखा। तो एक्सीडेंट देखते ही हम लोगों ने क्या किया? उस एक्सीडेंट को देखा, हम संवेग में आ गए। किसी भी बुरे एक्सीडेंट को देखकर हम संवेग में आ जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है कि हे भगवान इसके साथ कैसा हो गया, हमारा दिल धड़कने लगता है, ज्यादा जोर जोर से हाथ पैर कांपने लगता है। तो हम संवेग में आ गए, हम क्या है, बहुत ही दुखद संवेग में आ गए। तो संवेग में आने की वजह से, मान लीजिए हम संवेग में आए, इसके बाद हम वहां से निकल गए, हमको जाना कहाँ है? एग्जामिनेशन हॉल, और कहाँ क्या देना है? एग्जाम। तो हमने रास्ते में जो इंसिडेंट देखा, हम संवेग में आ गए, वो संवेग हमारे माइंड पे क्या हो गया? हावी हो गया। अब हमारा संज्ञान जो है एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं कर रहा है। हम जो है, हमारा समझ ही नहीं बन रहा है कि हम इसका आंसर कैसे दे, कैसे करें। तो हमारे संवेग से हमारा संज्ञान प्रभावित हुआ, हमारा संवेग से हमारा संज्ञान प्रभावित हुआ। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जैसे संवेग से हमारा संज्ञान प्रभावित हुआ, ठीक इसी तरह से ऑपोजिटली संज्ञान से हमारा संवेग भी प्रभावित होता है, ठीक है? हमने एक्सीडेंट नहीं देखा, हम न्यूज में सुने, ठीक है? न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं ना कि हमने इस पूरे माहौल का संज्ञान ले लिया है, आज जो कुछ भी घटना हुई हमने उसका पूरा संज्ञान ले लिया है, यानी कि पूरा समझ ले लिया है, ठीक है? तो हमने किसी के मुंह से सुना, किसी ने पूरा संवेग ले लिया, हमने सुना, जाना कि ऐसी ऐसी घटना जो है रोड पे आज हुई थी, एक आदमी बुरी तरह से, जैसे कि अभी ऋषभ पंत का ही बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, हमने आंखों से देखा तो नहीं, हमने केवल क्या किया? संज्ञान लिया, न्यूज में क्या किया? संज्ञान लिया कि इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, हमने समझ ले लिया उसके विषय में। अब क्या है, समझ लेने के बाद जब हमें पूरा का पूरा उसके विषय में इंफॉर्मेशन पता चल गया, तो हम थोड़े बहुत संवेग में आ जाते हैं, आते हैं संवेग में कि इतना बुरा हो गया, अरे अगर वह कांच तोड़ के निकलता नहीं तो उसके साथ क्या दुर्घटना घट सकती थी। हम लोग संवेग में आते हैं ना, तो हमारा संज्ञान से हमारा संवेग भी तो प्रभावित हुआ। तो संवेग से संज्ञान प्रभावित होता है और संज्ञान से संवेग प्रभावित होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे और संबंधित नहीं है। ये भी जो ऑप्शन दिया है ये भी हम लोग का गलत है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित। समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। नहीं आएगा तो बोलिएगा। हमको लगता है कि हम कहीं भागने वाले हैं, हम भी एकदम फास्ट बोलते हैं। है मैम, ये बात बताया था मैम। कौन बताए थे? कौन सा बात? कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं? नहीं मैम, संज्ञान और संवेग तो हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, तो हम संवेग पढ़ाए ही नहीं है नहीं आप लोगों को टॉपिक। नहीं मैम, टॉपिक जैसे पढ़ाते हैं उस समय संवेग का बात आया है ना मैम, कि संवेग किसे कहते हैं। हाँ, संवेग के विषय में पढ़ाए, लेकिन संवेग हम लोग का एक अलग टॉपिक है जो कि हम आप लोग को नहीं पढ़ाए, ठीक है? पूजा जी, समझ में आया कि संज्ञान कैसे संवेग को प्रभावित करता है और संवेग कैसे संज्ञान को प्रभावित करता है? पूजा जी, नहीं बोलिएगा पूजा जी? हाँ मैम। बोलिए, समझ में आया थोड़ा? आया मैम। केवल आपका 17 को एग्जाम है ना? नहीं मैम, 30। 30 को है, अच्छा। गायत्री जी का 17 को है। मेरा 17 को है मैम। आपका भी 17 को है, गायत्री जी का भी 17 को है, और यहाँ पे ज्योति जी का 10 को है।
आपका 17, इनका 17। अच्छा प्रियदर्शनी जी का 17 को है, ज्योति जी का 13 को है, इनका 10 को है, आप जी का 30 को है। हाँ, पूजा जी का सबसे लास्ट में दिया है। तो और वाला जो देखे हैं क्वेश्चन दिख रहा है? जी मैम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा, एक काम हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि सही है। प्रीवियस भी करना है, उसको भी थोड़ा टाइम देना होगा। और आप तो ईवीएस एकदम से देखे भी नहीं। हम ईवीएस का 3 कंप्लीट कर दिए, 4 कंप्लीट कर दिए, 5 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैम वीडियो मिल जाएगा ना मैम? हाँ वीडियो सर से बात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जी मैम। हम बोल रहे हैं क्या आपको कि इसमें जो है हम लोगों का, आप लोग ईवीएस नहीं सॉल्व की हैं, नहीं की हैं, और हिंदी लैंग्वेज भी नहीं सॉल्व की है इसी क्वेश्चन का। तो हिंदी लैंग्वेज और ईवीएस दोनों आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? और आप लोग को जो हम नोट्स लिखवाए थे हिंदी का, जो ट्रिक लिखवाए थे, वो ट्रिक किसके पास है अच्छे से लिखा हुआ? वो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरे को चाहे मनीष सर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो निशांत जी को भेज देंगे, ठीक है? एक ट्रिक भेजेंगे, कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है, आपको हिंदी सॉल्व करना है, जैसे हम आपको कुछ बता देते हैं निशांत जी। चलिए, आप हमसे डबल मेहनत करवा रहे हैं। आप तो हम घूम सॉरी फिर मैम। के आ गए। आप तो हम सोचे कि आपका एग्जाम हो गया क्या, फर्स्ट डेट में ही 28 और 29 को भी एग्जाम था, लेकिन और एक और हम नोट्स भेजे हैं क्या, ईवीएस का शॉर्ट कुछ भेजे हैं, वो आप लोग याद कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ईवीएस का 68 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का ध्यान कहाँ है? ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 68 जो है, हम आप लोग को जो बोल रहे थे ना, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। हाँ, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। नहीं, यही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। किसी डॉक्टर का घर जो है एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर, ये रीजनिंग है, डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो कि एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है? और फिर वह बी पर जाता है जो कि ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो फिर वह सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है, तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? अभी सर आएंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने तो ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे और इसका वीडियो बना के बाकी आप लोग जो ग्रुप में है उनको सेंड कर देंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग का कैसे सॉल्व होगा हम आपको बता देंगे। अभी आपको हिंदी हम बता देते हैं। चलिए देखिए, आ गया हिंदी, दिख रहा है? हिंदी में जो है क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है, हिंदी में जो ये हम लोग का गद्यांश और पद्यांश दिया रहता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हमको 5 मिनट देना है, ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। मैम देखिए ना, एक हाँ सवाल है, बोलिए। गद और पद किसको बोलते हैं मैम? गद और पद को छोड़कर जो क्वेश्चन आएगा पैडागोजी से रिलेटेड ना, उसी के लिए हम आपको ट्रिक भेजेंगे। नहीं मैम, मतलब गद किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? अच्छा, गद किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरी जहाँ कहानी दिख रही है लिखा हुआ जी सामने मैम। स्क्रीन पे,
तो ये जी हम लोग का मैम। गद्यांश हो गया। ये गद्यांश से जो आप लोग इंग्लिश में पैसेज गद में दिया रहता कहानी है, आता है मैम, हाँ, और हर पद पद में में हम लोग का पोयम। पोयम कविता आ जाएगा। देखिए नीचे देखिए दिया हुआ है, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला, मेरी जननी के हिम किरकिट, मेरे भारत के दिव्य भाल। ये कविता आ गया है, ठीक है। नहीं मैम, तो हम आप, सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि गद 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 में कहानी आता है, हाँ, और और पद 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 में में पोयम सब। कविता पोयम आ जाएंगे। तो ये जो कहानी दिया गया है ना, ये जो पैसेज दिया गया है ना, इसको हमको 5 मिनट देना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा है, और जो पूछा है हमको उसका आंसर देना है अपने दिमाग से, कि नहीं ऐसा हो सकता है, चाहे इसका आंसर तो यही होना चाहिए, ऐसा हम लोग कभी ट्रिक नहीं करें, कुछ भी टिक नहीं करें। जो भी दिया है हमको उसको ध्यान से, पहले पैसेज को एक बार पूरा पैसेज अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या दिया है, सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या दिया है, थर्ड पैराग्राफ में क्या क्या दिया है, उसको ध्यान से हम लोग को क्या करना है, पढ़ लेना है। इसके बाद बारी बारी से क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करते जाना है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, या बाल्यावस्था पर। हाँ 91, हाँ 91 पहला ही तो है। तो इसके लिए हमको क्या है, इसका आंसर हम कहाँ से निकालेंगे, ये पैसेज पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हमारा 5 मिनट जा रहा है तो जाए, लेकिन देना बहुत जरूरी है, वरना ये सब गलत हो जाएगा। और जो इसमें दिया है, एग्जैक्ट जो दिया है, हमको बस वही आंसर करना है। पेज नंबर 39 है, 39। जी मैम, ये तो हो जाएगा मैम। आधुनिक शिक्षा का सकार वाला प्रकार कहाँ है, हम कहाँ देख रहे हैं, आपको बोला यही तो, ये भी खोल के रखी है, यही तो कितना बोला 39 ही तो है पेज नंबर। इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़कर इसका आंसर देना है। इसमें 2 से 3 हम लोग का व्याकरण से रिलेटेड भी आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय और संधि से, ठीक है, इन सब से आता है। वो चीज भी हम लोग को इसमें देखना है। और बाकी जो इसका पैडागोजी सेक्शन है, उस पैडागोजी सेक्शन के लिए हम कुछ ट्रिक भेजे हैं, उस ट्रिक के अनुसार हम लोग को आंसर देना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। हम लोग प्राथमिक स्तर के बच्चों का पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चे। तो अगर हमें बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी पठन क्षमता का आकलन करेंगे, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे, उसके खेल क्षमता का आकलन करेंगे, या फिर बोलने की कुशलता का आकलन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे देखिए, जहां संप्रेषण का बात होता है, संप्रेषण का मतलब कि बच्चा खुद से अपने बातों को, अपने विचारों को अपनी भाषा में बोलने का प्रयत्न कर रहा है। जहां संप्रेषण का बात आता है और समाज के द्वारा बच्चों का अनुकरण करके संप्रेषित करने की बात आती है, वो हम लोग का बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, वहां पे हम उसको टिक करेंगे। तो देखिए, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना ये सही नहीं है, उसकी खेल क्षमता का आकलन करना ये भी सही नहीं है, उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना ये भी सही नहीं है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता मतलब वो भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, ठीक है, किस परिस्थिति में किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसका आकलन करना सबसे बेस्ट है। समझ में आया। बच्चे भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना बच्चों की सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो हम लोग का लैंग्वेज होता है ना, इसमें कोई ऑप्शन, मोस्टली चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो चुनना होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शंस को हम लोग को चुनना होता है। देखिए वो अगला बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। बच्चों के भाषा सीखने में, भाषा का हमें बच्चों के भाषा का आकलन करना है, क्योंकि भाषाई ज्ञान है, तो सबसे कम प्रभावी क्या होगा बताइए तो।
कहानी कहना, हम बच्चे को बोलेंगे कहानी सुनाओ तो बेटा, या कहानी लिखना, या फिर घटना का वर्णन करना, या फिर श्रुति लेख। सबसे कम, ठीक है, प्रभावी, देखिए श्रुति लेख, यानी कि हम बच्चे को कुछ दे दिए पैटर्न और बोल रहे हैं बेटा उसको लिखो, तो इससे बच्चे का भाषा का आकलन सबसे कम प्रभावशाली तरीका यही है। हम बच्चे को अगर कहानी कहने को बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बच्चा हूबहू जो किताब में लिखा है वही कहेगा, बच्चा अपने मन से भी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगा, नए नए शब्दों को उसमें इस्तेमाल करेगा और बोलेगा, तो इससे बच्चों का भाषा आकलन हो रहा है। कहानी लिखने को भी कह रहे हैं तो भी बच्चे का भाषा का आकलन हो रहा है। बच्चा जो है वह अपने मन से नए नए शब्दों को प्रयोग कर रहा है, लिख रहा है, उसके शब्दों को हम देख रहे हैं। और घटना का वर्णन, अगर यही क्वेश्चन सबसे प्रभावशाली तरीका अगर पूछता, कम को हटा देता, तो घटना का वर्णन करना, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, संप्रेषण कर रहा है अपने शब्दों में, अपने विचारों को, अपने बातों को वो अपने शब्दों में बोल रहा है, संप्रेषण कर रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, घटना का वर्णन। अगर हमें बच्चों के भाषा का विकास करना है, उसको अच्छे से अच्छे, मतलब जितना ज्यादा हो सके उसकी भाषा का विकास करेंगे, तो हम बच्चे को क्या करेंगे, बोलेंगे ना कि बेटा तुम वहां घूमने गया था, हमको बताओ तो क्या क्या देखा, क्या क्या खाया, क्या क्या हुआ। तो बच्चे जो है किसी घटना का वर्णन जब अपने शब्दों में करता है तो बच्चों का भाषाई विकास सबसे ज्यादा होता है। ये बच्चों का संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए भाषा अर्जन, एक आप लोग प्याजे पढ़े, वाइगोस्की पढ़े, भाषा अर्जन का जिक्र कभी भी आए, हाँ प्याजे नहीं पढ़े तो फिर कैसे बोल रही कि प्याजे नहीं पढ़े? भाषा अर्जन का जिक्र जब भी आए तो हम लोग चौमस्की जी का नाम लेंगे। भाषा प्लस व्याकरण का जिक्र आए तो चौमस्की जी का नाम लेंगे। ये एक अलग मनोवैज्ञानिक है। बोलिएगा तो हम आपको हिंदी लैंग्वेज का भी पीडीएफ बना के भेज देंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो, खाली इकट्ठा कर करके रखने से नहीं होगा, उसको पढ़ना होगा, एक बार पढ़ लेना होगा। हम आप लोग को ये सब चीज पढ़ा नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था। तो भाषा अर्जन का जिक्र हो तो चौमस्की, भाषा प्लस व्याकरण का जिक्र हो तो चौमस्की। ठीक है, समझ में आया? वाइगोस्की जी और प्याजे जी का थ्योरी तो आप लोग को पता है, वो आप लोग पढ़े हो। समझ में आया? हाँ, क्लास ऑफ नहीं होगा, अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 19 हो रहा है ना। चलिए ईवीएस का जो हम लोग का बाकी है उसको कंप्लीट कर लें, इसीलिए हम इसको ऑफ कर रहे हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना घर में, हिंदी प्लस ईवीएस, ईवीएस और हिंदी दोनों करना है। और जो 10 क्वेश्चन छोड़ दिए निशांत जी, पूजा जी, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। अभी हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू जितना ज्यादा हम लोग सॉल्व कर सके। समझ में आया? प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग जितना ज्यादा सॉल्व कर सके हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे अभी, और कुछ नहीं करेंगे जी मैम। क्योंकि थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। बाद में पढ़ूंगा ना मैम? हाँ, बस बाद में थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर और पहले हम लोग आते तो थ्योरी अब तक आप लोग को करवा दिए रहते पूरा। मेरे पास सबका नोट्स है, हम आप लोग को करवाएंगे वो सारा। चलिए तो इसको हटा देते हैं और ईवीएस करते हैं। ईवीएस के लिए ही हम आप लोग को ये हटा दें, तो ईवीएस हम लोग करेंगे थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ा बाकी है, वो पढ़ना जरूरी है। ईवीएस कोई, हाँ ईवीएस से नहीं ना होगा, जो बुक का है तो वो तो बुक वाला पढ़ना होगा ना। कौन सा क्लास का मैम? हाँ बुक पढ़वाएंगे, क्लास 5, क्लास 5 हम लाए हैं बुक, हमको मालूम था कि आज हमको ये करवाना है। अभी हम लोग का मैथ्स बाकी है, मैथ्स का जितना थ्योरी है वो करवाना है। मैथ्स हम आप लोग को नहीं करवा पाएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उसका थ्योरी पेडागोजी सेक्शन जो 15 मार्क्स का है वो हम आप लोग को करवाएंगे। मैम मैथ का क्लास एक भी हुआ है क्या? नहीं, अभी एक दिन भी मैथ्स का क्लास नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले ईवीएस कंप्लीट कर दे, इसके बाद हम मैथ्स करवाएंगे। चलिए आप लोग सुनिएगा, ठीक है? पेज नंबर मैम? हम बताते हैं। क्लास 5 का बुक निकालिए,
क्लास 5 का बुक है, पेज नंबर आ जाएगा 99। सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स के विषय में हम लोग को पढ़ना है। सुनीता अंतरिक्ष में पेज नंबर मैम 99, पेज नंबर 99, सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स जो हमारी अंतरिक्ष यात्री थी ना, उसी के विषय में ये कहानी दी गई है। यहाँ पे अंतरिक्ष का परिवेश कैसा हो गया उसके विषय में भी बताना है, तो ग्लोब कैसा उसके विषय में भी बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है। देखिए उज्जैरा एक तो दिया हुआ है ब्लैक बोल्ड लेटर में, उसमें देखिए दिया हुआ है 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। ये लाइन मिला, इसको अंडरलाइन कीजिए। कौन 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही? सुनीता विलियम्स जो थी, ये पहली हम लोग की भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी जो 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। ठीक है, आप लोग ये को लाइन पता लाइन कहाँ पे उचेरा, क्या बोले मैम लाइन? 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही सुनीता विलियम्स। आगे में लिख लीजिएगा आप लोग, सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। अच्छा, इसको लिखना है मैम? उज्जैरा जो दिया हुआ ना, उज्जैरा, जी मैम। उसी में है, ये अंतिम लाइन में है, लेकिन वहां पे सुनीता विलियम्स नहीं लिखा हुआ है। आप चाहो तो लिख लो। मैम यहाँ पे तो लिखा हुआ है लास्ट लाइन में 99 पेज में, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया, ये लिखा हुआ है मेरे में। ग्लोब दिया हुआ है, ग्लोब का पिक्चर, 2 बच्चे खड़े हैं, जी मैम। उसके साइड में उज्जैरा लिखा हुआ है, जी उज्जैरा। मैम। हाँ। उसी में देखिए ना दूसरा लाइन, मैं- मैंने सुना जी है मैम, कि वे जी मैम, 6 जी मैम, महीने बिल्कुल। से ज्यादा अंतरिक्ष में रही। वे ठीक है। की जगह वहां पे काट के सुनीता विलियम्स लिख दीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सुनीता विलियम्स कितने टाइम तक अंतरिक्ष में रही, तो वह 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही। ठीक है, चलिए इसके बाद शिक्षक संकेत, पेज नंबर 100 में आ जाइए, पेज नंबर 100 में। पेज नंबर 100 में जो शिक्षक संकेत है, उसमें देखिए लास्ट में एक लाइन दिया गया है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे हर एक हम लोग का लैंडमास तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो भारत और अर्जेंटीना के लोग जो है एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट में। ठीक है, कौन कौन सा देश? हमारा भारत और अर्जेंटीना के लोग जो है एक दूसरे से उल्टे में हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देता है। मिला ये लाइन? जी भारत मैम। और अर्जेंटीना जो है, यह दोनों एक दूसरे से सापेक्ष में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टे हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 101 में आइए। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। यहाँ से क्वेश्चन आता है, और कूट में क्वेश्चन देखी थी ना उस दिन, कैसे कूट में क्वेश्चन दिया था, उसी तरीके से। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के विषय में क्या बता रही हैं 101 में, कि हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। यानी कि अंतरिक्ष यान में किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर टिककर नहीं बैठ सकती थी। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हुए बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते थे और हाथ मुंह साफ करते थे। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आता है। वहां खाने भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को क्या करते थे, पकड़ते थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमेशा बाल खड़े रहते थे। अगला बोल रहा है, चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सबके लिए की आदत
डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन बहुत ही मुश्किल था। यहाँ से प्रूफ में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आइए पेज नंबर 103 में आ जाइए। पैराग्राफ कुछ तो है कमाल, ये जो मिला इसका सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें देखिएगा, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। इसको अंडरलाइन कीजिए। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, इसको अंडरलाइन कीजिए। यानी कि पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर था? 360 किलोमीटर दूर। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 104 में शिक्षक संकेत। शिक्षक संकेत में देखिए दिया हुआ है, सुनीता के अनुभव से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे को हम गुरुत्वाकर्षण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। उनका उतना ज्यादा उनका समझ नहीं बना है, क्योंकि वो चीजें बच्चे देख नहीं रहे हैं। हम लोग क्या बोले, प्राइमरी लेवल के बच्चे जब तक किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेंगे उनका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे केवल उसका क्या हो गया है, संकेत हुआ है। इस पर शब्द की अभी जरूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज के अनुभव से पृथ्वी के खिंचाव का एहसास बना पाए। मतलब हमें बच्चों को प्रैक्टिकली ऐसा कुछ करके दिखाना होगा, जैसे कि कुछ चीज ऊपर फेंके तो बच्चा फिर वापस वो नीचे आया, तो इस तरीके से प्रैक्टिकली हमें बच्चों को समझाना होगा, क्योंकि बच्चे उस चीज को देख नहीं रहे गुरुत्वाकर्षण को, तो उसका कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते और कागज तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं, जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को क्या करना है, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले कुछ पर्व और अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले कुछ पर्व कौन कौन से हैं? बुद्ध नहीं पूर्णिमा पता और है। काली पूजा में। पूर्णिमा के दिन तो हम लोग होली भी मनाते हैं। होली भी हम लोग का पूर्णिमा एक के दिन लोहड़ी मनाया में। जाता है। लोहड़ी है, रक्षाबंधन है, ये सब तो बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन। नोट कीजिए कॉपी में, क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन क्या क्या हम लोग कौन कौन से पर्व मनाते हैं? तो पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, होली, रक्षाबंधन, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब हम लोग पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। और लोहड़ी में। अमावस्या, लोहड़ी, हाँ लोहड़ी भी लिख लीजिए। लोहड़ी, वैसे लोहड़ी का नाम बहुत रेयर आता है। ये रक्षाबंधन, होली, यही सब आता है। बुद्ध पूर्णिमा, हाँ इतना ही। और अमावस्या के दिन मनाए जाने वाला त्योहार अमावस्या। दीपावली कब मनाया जाता है? अमावस्या में। अमावस्या के दिन। दीपावली ऐसा त्योहार है जो कि अमावस्या के दिन मनाया जाता है, काली रात में। ठीक है, दीपावली। चलिए आइए पेज नंबर 108 में आ जाइए। शिक्षक संकेत में आ जाइए, पेज नंबर 108 शिक्षक संकेत। देखिए शिक्षक संकेत में दिया हुआ है, सेकंड लाइन से देखिएगा, दिया है कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकता है। क्या बोल रहा है? कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकता है। टूटता तारा, उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। यहाँ पे बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। प्राय बड़े भी यही बोलते हैं कि टूटता हुआ कोई चीज जलता हुआ अगर चमकता हुआ आ रहा है ना, तो वो क्या है, तारा टूट गया है।
और उससे विश मांग लो, सारा विश पूरा हो जाएगा। लेकिन ये भ्रम है, ठीक है। तारा टूटता नहीं है, हमारा सूर्य टूट जाएगा तो हम लोग रहेंगे नहीं, बचेंगे ही नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि वो क्या है, वो उपग्रह होता है। टूटता तारा यानी कि उल्का पिंड। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, बहुत से बड़े बड़े स्टोन्स हैं, जो कि मान लीजिए अगर आपस में भ्रमण करते करते एक दूसरे से टकरा कर उसके टुकड़े जब धरातल की तरफ बहुत स्पीड में आने लगे, तो जैसे ही वो हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है, वो घर्षण से क्या होता है, उसमें आग लग जाती है। इस वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखता है, जिसको हम लोग टूटता तारा का नाम दे देते हैं। एक्चुअल में वो है क्या, उल्का पिंड, ठीक है। तो टूटता तारा, उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। उल्का पिंड वास्तव में क्या होता है, यह बच्चों को बताना है। चलिए पेज नंबर 109 में आइए। इसमें दिया गया है कि सुनीता अब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनको देख के बहुत ही प्रभावित हुई। इसको नहीं करना है, बस ये डेट याद रखिएगा, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति। खत्म हो जाए तो बहुत सारे चलिए पेज नंबर 110 में आइए। शिक्षक संकेत नीचे दिया गया है। इसमें हम लोग पेट्रोल के, उस दिन पेट्रोल के विषय में क्वेश्चन आया था ना ईवीएस में, ये पेट्रोल वाला चैप्टर है। 110 में शिक्षक संकेत। शिक्षक संकेत को ऐसे ही टिक कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा विशेष दिया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ना है कि अपने इलाके के आसपास में हाईवे, राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है कि वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभावों पर चर्चा, बच्चों के अनुभव, मतलब बच्चों से चर्चा करनी है कि देखिए ट्रैफिक कितना जाम है, जो शोर हो रहा है, जो काले धुएं हो रहे हैं, वो हमारे वातावरण को किस तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। तो बच्चों से इस बात पे क्या हो रही है, ईवीएस में जितना देखिएगा चर्चा की बात की जाती है, डिस्कस करना है बच्चों के साथ, ठीक है। पेज नंबर 111 में आ जाइए। शिक्षक संकेत, उसमें देखिए फर्स्ट लाइन में ही एक लाइन दिया गया है, तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। इसको अंडरलाइन कीजिए। तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद पेज नंबर 112 में आइए। पेट्रोल पे बड़ा सा बूंद दिया, पिक्चर बना हुआ है ना। सबसे पहला लाइन, तेल का भंडार सीमित है। तेल का भंडार सीमित है या असीमित है? सीमित। असीमित रहता तो अभी से और ज्यादा लोग करते। पेज नंबर 113 में आइए। तो देखिए पता करो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। मिला ये क्वेश्चन? इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप लोग आंसर लिखिए, वहां पे पेंसिल से नोट कीजिए। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है? तो देखिए असम तथा मेघालय, असम, मेघालय, असम, मेघालय तथा गुजरात में खंभात की खाड़ी में तेल के भंडार हैं। भारत में असम, मेघालय तथा गुजरात के खंभात में तेल के भंडार हैं। असम, मेघालय तथा गुजरात के खंभात
में तेल के भंडार हैं? तेल के भंडार गुजरात के खंबा। गुजरात में खंभात की खाड़ी है ना, खंभात की खाड़ी, वहीं पे तेल के भंडार। गुजरात में खंभात की खाड़ी में तेल के भंडार हैं। उसके बाद मैम नीचे एक और महाराष्ट्र में भी तो है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, हाँ उसको भी नोट कीजिए। महाराष्ट्र खंभात, खंभात की खाड़ी, खंभात भात। अगला क्वेश्चन है, जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? वहां आंसर लिखिए। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा कोयला, लोहा। उसी में दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? तो आंसर है इसका कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट। उसमें लिखा नहीं है। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा, जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा कोयला, लोहा, तांबा, सोना और बॉक्साइट मिलता है। हो गया? चलिए पेज नंबर 114 में आइए, यहीं से सारा क्वेश्चन आता है आप लोगों का। जमीन से खजाना, ये वाला मिला लाइन, जी मैम। जमीन से खजाना, उसका सेकंड पैराग्राफ से अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। जो एक्चुअल में वास्तव में जो तेल जमीन के अंदर से निकाला जाता है वो गहरे रंग का होगा, काला होगा और बदबूदार होगा। ठीक है? इसमें घुली इसको मिली और क्रूड ऑयल कहते हैं मैम। हाँ, इस देखिए आगे लिखा हुआ है, इसमें घुली मिली और छिपी हुई है बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइन में भेजा जाता है, रिफाइनरी में। ठीक है, समझ में आया? देखिए वहां तक कर लीजिए। इसके बाद उसके नेक्स्ट वाले लाइन में आइए, उसमें देखिए दिया हुआ है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? ये जो जमीन से काढ़ा बदबूदार तेल निकाला गया, इसको रिफाइनरी में भेजकर रिफाइन किया गया। इससे क्या क्या बना? इसी से हम लोग का, देखिए तेल से ही हम लोग का केरोसिन बना, डीजल बना, पेट्रोल बना, इंजन ऑयल बना और हवाई जहाज के ईंधन भी इसी से बनाए गए। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन है उसी में, उसको भी अंडरलाइन कीजिए। जानते हो एलपीजी यानी कि खाना पकाने की जो गैस होती है, मोम, कोलता और ग्रीस भी इसी से मिलती है। यानी कि इसी गाढ़े बदबूदार तेल से हमें एलपीजी गैस भी मिला, कोल भी मिला। ठीक है, मोम मिला, कोलतार मिला और ग्रीस भी इसी से हम लोग को प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन है, उसको अंडरलाइन कीजिए। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। ये इससे प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसको बनाने में किया जाता है। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा कि जमीन से निकला हुआ जो हम लोग का तेल, गहरा तेल होता है, वो गहरा रंग का काला बदबूदार होता है। उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, इसी से हम लोग का केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सारी चीजें प्राप्त होती है। एलपीजी गैस हो गया, मोम, कोलता, ग्रीस, इसी से हम लोग का, इसी से मिलते हैं। और प्लास्टिक और पेंट को बनाने में इसकी मदद ली जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए पेज नंबर 116 में आइए। इसमें भी बहुत कुछ देखिए पिक्चर्स में दिया है। एक पोस्टर नीचे दिया गया है, जैसे कि लॉन्ड्री में हम लोग कपड़ा वॉश करने के लिए देते हैं, तो रोशनी में, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में किसका इस्तेमाल हो रहा है? केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोल, डीजल तथा वायु ईंधन के रूप में भी हम लोग का इसी काले बदबूदार का ही रिफाइनरी के थ्रू इस्तेमाल हो रहा है। मिट्टी के तेल और गैस के रूप में भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है। मशीनरी में भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक और गंध
रोगन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षक संकेत में एक लाइन अंडरलाइन कीजिएगा सेकंड लाइन से। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हैं। ये सब जो भी जमीन के अंदर से निकल रहा है वो सब क्या है, हम लोग का खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है। ठीक है, इसके बाद बताओ बताओ कौन हूं मैं, ये एक पोयम है, पेट्रोल के ऊपर ही पोयम दिया गया है, ये आपको पढ़। टाइम कितना हो रहा है, जाने का टाइम हो गया। कहाँ ऊपर, मन नहीं है, मन नहीं है यार, 10 को पहला ही एग्जाम आप ही का है और मन ही नहीं है। सबसे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो अब आया, बसेरा ऊंचाई पर, चैप्टर 13। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पश्मीना शॉल के बारे में, पश्मीना बकरी के बारे में। जी मैम, अच्छा से जानते हैं मैम। अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें तो बहुत क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। अभी टाइम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको अभी मैथ्स भी बताना है, हमको हेडेक बना हुआ है। जाइए, आपका घर के पास में, जाइए बुक लेकर आइए, जाइए। एग्जाम ठीक कर लेंगी तो आप भी ठीक, वो भी ठीक कर लेंगे। ये ज्यादा नहीं है, ये 2-3 चैप्टर ही है, हम चाह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में टाइम निकाल के खत्म कर दे। चलिए इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग, 15 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम है। सुनिए केवल ध्यान से, मेरा बुक ले जाइएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बसेरा ऊंचाई पर, ठीक है, चैप्टर को ध्यान से सुनिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा। पहला ही पैराग्राफ जो दिया गया है उसका 4th लाइन देखिए, दिया हुआ है अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेले रहने वाला, इसको अंडरलाइन कीजिए। लोनर का मतलब होता है अंग्रेजी में अकेले रहने वाला, ऐसे हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं, लेकिन लद्दाख के भाषा में भी उसको लोनर ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए पेज नंबर 121 में, देखिए पता करो में जो थर्ड हम लोग का पॉइंट है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी, वह शहर कौन से राज्य में है। मिला? तो आप लोग को पता है कि मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी इलाका मैम, पहाड़ी हिमाचल इलाका है, और प्रदेश। वह हिमाचल प्रदेश। अगर नहीं पता है तो बगल में लिख लीजिए हिमाचल, कुल्लू मनाली, हिमाचल पहाड़ी इलाका है और हिमाचल प्रदेश में है। पेज नंबर 112 में आइए, ठंडा रेगिस्तान। मिला? मैम कितना बोले, 121 में तो थे 12। सॉरी 122, सॉरी 122, 122 ठंडा रेगिस्तान। ऊपर में सबसे पहले लिख लीजिए कि ठंडा रेगिस्तान लेह को कहा जाता है, लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, पेंसिल से लिख लीजिए, लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। अब आइए इस पैराग्राफ में आइए, देखिए दिया हुआ है, आखिरकार मैं लोनर लेह पहुंच ही गया। उतना लिखना नहीं है, पर आप पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिए केवल। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा समतल ठंडा रेगिस्तान। देखिए हम लोग का लद्दाख की क्या विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, ये सूखा है, समतल है और ठंडा रेगिस्तान है, ये इसकी विशेषता, इसको अंडरलाइन कीजिए। लेह लद्दाख कैसा है, सूखा, समतल और ठंडा है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको चेंज कर सकता है, थोड़ा सा चेंज करके दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि सूखा, उबड़ खाबड़ और ठंडा रेगिस्तान, इतना सा केवल चेंज कर देगा। ठंडा समतल की जगह ऊबड़ खाबड़ दे देगा, तो उतना हमको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए अंडरलाइन करते जाइएगा, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है का जिक्र किया गया है। वहां पे ऑप्शंस में ये भी दे सकता है कि लद्दाख में बारिश नहीं होती है, लेकिन हम लोग को जो बुक में दिया है वही टिक करना है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान।
लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। ठीक है, कौन से सफेद पत्थर, किस तरह के पत्थर, सफेद रंग के पत्थरों के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले, ठीक है, लद्दाख की भाषा में झूले झूले का मतलब होता है स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। उसको भी अंडरलाइन कीजिए। झूले झूले का मतलब होता है लद्दाख की भाषा में स्वागत। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में आइए। काशी के घर पर, काशी के घर पर नेक्स्ट लाइन में आइए। उसका पहला लाइन से अंडरलाइन कीजिए। उसका घर मिला, उसका घर 2 मंजिला था। ये देखिए लद्दाख के घर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। लद्दाख के घर की विशेषता और कश्मीर के घर की विशेषता में बहुत सिमिलरिटी है। केवल एक चीज का अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? लद्दाख की छतें समतल होती है और कश्मीर की छतें जो होती हैं वह ढलवा होती है। लद्दाख की छतें समतल होंगी और कश्मीर की छतें ढलवा होती हैं। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। तो उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर, यह लद्दाख के घर की विशेषता बताई जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। ठीक है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, सबसे उसके बाद वाले मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। इनके घर की विशेषता ये, ऊपर की मंजिल पर उनके परिवार रहते हैं और नीचे की मंजिले पर उनके जानवर रहते हैं और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठंड पड़ने लगती है, तब इनका परिवार ऊपर वाले मंजिल से शिफ्ट होकर नीचे वाले मंजिल पर जानवरों के साथ ही आ जाता है। नीचे की मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ में आया? छतों को बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ये पूरा का पूरा अंडरलाइन करना है। तो वहां लद्दाख के घर की क्या विशेषता थी? हम लोग देखे कि 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। चूने से जिसकी पुताई की जाती है। नीचे वाले मंजिल में पशुओं को रखा जाता है, ऊपरी मंजिल में ये रहते हैं। ठंडी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में यह भी नीचे वाले मंजिले पर पशुओं के साथ ही आकर रहते हैं। नीचे वाले मंजिले में किसी प्रकार का कोई खिड़की नहीं होता है और छतों को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद उसके बाद वाला पैराग्राफ में आइए, थर्ड लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें थर्ड लाइन में आइए। दिया हुआ है सभी घरों की छतें समतल थी। ये लाइन को अंडरलाइन कीजिए। यही एक डिफरेंस है कश्मीर और लद्दाख के घरों की। सभी घरों की छतें समतल थी। पिक्चर्स भी आप लोग को दिख रहा है ना, पिक्चर्स में घरों की छतें समतल दिख रही है। ठीक है, इसके बाद उस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले पैराग्राफ में आइए। उसका फर्स्ट लाइन से अंडरलाइन कीजिए। बोल रहा है तासी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जियां सूख जाती हैं। उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? उनके घर का छत। क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी सब्जियां, फल सब्जियां जो है यहीं पर सूख जाती है। ठंडे ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है, जो कि वो लोग सुखाकर ठंडे दिनों के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, जब फल सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उस वक्त के लिए इसको क्या करते हैं, वो सुरक्षित रख लेते हैं। हो गया? अंडरलाइन किए ना ये सारा? अंडरलाइन हुआ है ना ये सारा? जी मैम। नेक्स्ट, उसके बाद वाला पैराग्राफ में आइए, सबसे लास्ट लाइन, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। देखिए फर्श किसका है? लकड़ी का है। तो मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। यही उसके घर उन लोगों को उतने ठंडी में, लद्दाख हम लोग का सबसे टॉप का एरिया है, वहां पे बहुत ठंड पड़ती है। तो यही चीजें उनको, उनके घर का ये जो फीचर्स है ना, यही उनको ठंड से बचाता है।
चलिए आ जाइए, चांगपा अभी बिठाएंगे। पेज नंबर 124 में आइए। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ है ना, वहां से अंडरलाइन कीजिएगा। अब मैं चांग थांग इलाके की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। अब मैं चांग थांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए इसको। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि चांग, हाँ ये लाइन मिला नहीं ना? नहीं मिला। पेज नंबर 124 में आइए। अच्छा 24 में। हाँ, पेज नंबर 124 में सेकंड पैराग्राफ। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चांग माता जो है वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, और उतनी ऊंचाई पर सांस लेने में जब तकलीफ हो रही थी तो उसके सिर में दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि सिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से सिर में उसको दर्द महसूस हो रहा था और बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। पेज नंबर 125 में आ जाइए। पेज नंबर 125 में सेकंड लाइन से। सेकंड नहीं, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन से आइए। चांगपा घुमंतु लोग होते हैं। ये जो हम लोग चांगथांग पढ़े थे ना, चांगथांग के जो मूल निवासी होते हैं ना, रहने वाले होते हैं ना, उनको हम लोग चांगपा कहते हैं। उस जाति को क्या कहते हैं? चांगपा। गिरा मत दीजिएगा, चांगपा कहते हैं। तो चांगपा कैसे लोग होते हैं? ध्यान से सुनिए। चांगपा घुमंतु लोग होते हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। ये कभी इस जगह कभी उस जगह कभी उस जगह घूमते ही रहेंगे, ठीक है। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदान के खोज में घूमते ही रहते हैं। किसको किसको? भेड़ बकरियों को के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते ही रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। अपनी भेड़ बकरियों से ही उन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। क्या क्या? दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन। ये सारी चीजें उन्हें अपने जानवरों से ही मिल जाती है। भेड़ बकरियां ही इनका सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये जो चांगपा जो होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी इनकी भेड़ बकरियां होती है। जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां उतना ज्यादा इनका लंबा चौड़ा परिवार, ठीक है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बकरियां की जगह ऑप्शन में भेड़ दे देता है और लोग भेड़ और बकरियों को ध्यान से सुनते नहीं है। वहां पे बकरियों की जगह भेड़ भी लिखा रहता है ना, तो उसको भी टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो चांगपा खास तरह की क्या पालते हैं? बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। तो पश्मीना ऊन किससे बनाई जाती है? खास तरह के भेड़ों से बनाई जाती है। ये बोल रही है हाँ, अभी अभी बताए, अभी भी बोल रही है हाँ। ध्यान कहाँ रहता है? एक खास तरह की बकरी के बालों से पश्मीना ऊन बनाई जाती है। जितनी ठंडी उतनी ऊंची जगह होगी। मतलब जितना ठंडा बढ़ेगा ना, वो उतना ही ऊंचाई पे जाएंगे। मतलब जितना ज्यादा ठंडा होगा, उन बकरियों के बाल उतने ही घने और लंबे होंगे। उन बकरियों की ये विशेषता है, ठीक है। इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, अपनी बकरियों के कारण। 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रहते हैं। क्यों?
क्योंकि जितने ज्यादा ठंड में ये रहेंगे उनकी बकरियों का बाल उतना ही मुलायम उतना ही घना होगा, और इससे इस बालों से वो क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार का शॉल, पश्मीना शॉल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है, ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, यही है उनकी जिंदगी। ये घुमंतु, इसीलिए इनको घुमंतु कहते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा ना, ये और ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 5000 की ऊंचाई पर चांगपा लोग रहते हैं। ये भेड़ और बकरियां पालते हैं। भेड़ और बकरियों से ही इनके जीवन का सारा सामग्री एकत्रित हो जाता है। दूध है, टेंट के लिए चमड़ा है, स्वेटर है, कोट है, ऊन है, ये सभी चीजें उनको उनके जानवरों से ही मिल जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा भेड़ बकरियां उतना ज्यादा इनका लंबा परिवार होगा। ये एक खास तरह की बकरियां पालते हैं, और जितनी ज्यादा ठंड होगी बकरियों का बाल उतना ही घना और उतना ही मुलायम होगा, जिससे एक तरह का पश्मीना ऊन बनाते हैं। इतना इसमें था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर ये घूमते हैं। ठीक है, जब एक स्थान से दूसरा जगह जाना होता है, जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कि पैकिंग करना है, ये करना है, नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे में अपना सारा सामान समेट कर वो वहां से निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। देखिए इनका घर का बताया गया है। जो चांगपा के घर होते हैं ना, टेंट, वो कैसे होते हैं। फर्स्ट लाइन में ही देखिए दिया हुआ है, तिकोने टेंट में ले जाया गया। ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं। इनके टेंट को क्या कहा जाता है, रेबो। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं और गर्म भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद शिक्षक संकेत जो दिया गया है उसको निकालिए। शिक्षक संकेत जो दिया गया ना, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये जो चांगपा विशेष जाति है, इनकी भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। बच्चों की, इसके बाद बस यही एक लाइन अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद देखिए नीचे वाला दिया गया है ना, इसको बस एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा। बच्चों को बताना है और चर्चा करनी है कि ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बच्चों को दिख नहीं रहा है, तो इसकी समझ की अपेक्षा नहीं है बच्चों में। तो बच्चों को कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। इन सब के विषय में बच्चों को क्या करनी है, चर्चा करवानी है। चर्चा करवाइए और बच्चों को बताइए। ठीक है, चलिए पेज नंबर 126। हाँ, ये चैप्टर बहुत लंबा है, रहने दीजिए। पेज नंबर 126 से कल करते हैं। सबसे ज्यादा तो परेशान यही हो गई हैं। पेज नंबर 126 से कल करते हैं। कल भी इसी तरह से थोड़ा टाइम निकाल के ईवीएस को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, 6 बज गया। और आप लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर, सीडीपी का क्वेश्चन आंसर और ईवीएस का क्वेश्चन आंसर सॉल्व जरूर कीजिए। हम मैथ्स बताएंगे तो मैथ्स भी आप लोग को करना होगा। ठीक है, ये खुद से सॉल्व कीजिए आप लोग, और जो डाउट होगा वो डाउट कल क्लियर कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। अभी तो हम आप लोगों को, जो पिछले साल जो हम एग्जाम दिए थे उसका तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं दिए थे। हम लोग की उससे पहले वाला क्वेश्चन सब दे रहे हैं। अभी आप लोग को 2015 का क्वेश्चन दिए, अभी जो भेजे हैं वो 2019 का भेजे। अभी 2018 बाकी है। 2021 का तो बहुत सारा, वो तो हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड हुआ था ना, तो एक महीना। हम पहली बार जो एग्जाम दिए थे ऐसे फिजिकली दिए थे, और सेकंड टाइम जो एग्जाम दिए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए थे। अब टाइम हो गया, रहने दीजिए। बताना था एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला, तो
हाँ, बताते बताते में लेट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे बता देंगे, ठीक है। जी मैम। अब ठीक है मैम, क्लास ऑफ जी मैम।